प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास का पहला अध्याय जिसका नाम फ्रांसीसी क्रांति है, इस अध्याय पर आज चर्चा शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जो चर्चाएं होंगी उनके लिए महत्वपूर्ण बिंदु आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं बिंदुओं को क्रमशः हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि क्रांति क्या है। क्रांति का अर्थ किसी व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन होता है, आमूलचूल परिवर्तन होता है। जब राजनीतिक क्षेत्र में आमूलचूल या व्यापक परिवर्तन हो तो उसे राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति ऐसी ही एक राजनीतिक क्रांति थी। यह क्रांति यूरोप ही नहीं बल्कि विश्व की एक महान घटना थी जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुई। अब इन क्रांति के संदर्भ में हम फ्रांसीसी समाज और फ्रांसीसी क्रांति के कारण और उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटनाएं और फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या प्रभाव पड़े इस पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि प्यारे बच्चों, 18वीं सदी के उत्तरार्ध मतलब अंतिम चरण में, उत्तरार्ध में फ्रांस की जो समाज थी उसमें 3 वर्ग थे, 3 स्टेट थे, जिन्हें 3 स्टेट को देख सकते हैं। प्रथम स्टेट वैसे ही द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, ये 3 वर्ग समाज के प्रमुख वर्ग थे। इन 3 वर्ग में इस प्रथम वर्ग के अंतर्गत पादरी समूह के लोग आते थे। पादरी क्या है? ईसाई धर्म के जो धार्मिक गुरु होते हैं उन्हें पादरी कहा जाता है। जो धार्मिक विद्वान होते हैं उन्हें पादरी कहा जाता है। तो प्रथम स्टेट या वर्ग में पादरी आते थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन आते थे, जिसे अंग्रेजी में एलिट कहा जाता है। कुलीन मतलब संपन्न व्यक्ति, जिसमें सामंत और जमींदार आते थे, ये कुलीन वर्ग के अंतर्गत आते थे। और तृतीय वर्ग ये साधारण जनता इसके अंतर्गत आते थे, जिसमें किसान, मजदूर, व्यापारी इत्यादि वर्ग के लोग शामिल होते थे। तो ये समाज की स्ट्रक्चर थी 18वीं शताब्दी में। तो प्यारे बच्चों, अब इन वर्ग को हम क्यों देख रहे हैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो हम देखते हैं कि ये पादरी वर्ग जो थे, इन्हें समाज में बड़ा विशेष अधिकार प्राप्त था। इन्हें किसी भी प्रकार की कर नहीं देनी पड़ती थी और ये साधारण जनता से एक प्रकार के धार्मिक कर भी वसूल किया करते थे, जिसे टाइड कहा जाता था। जो साधारण जनता इन पादरी वर्ग को इस प्रकार की धार्मिक कर चुकाती थी। दूसरा वर्ग कुलीनों का था, जिसमें सामंत और जमींदार थे और ये लोग भी, इनको भी करों में विशेष अधिकार प्राप्त था और इन्हें करों से छूट भी थी
और ये भी कुलीन वर्ग के लोग भी साधारण जनता से एक प्रकार का कर लेते थे जिसे सामंती कर कहा जाता था। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये वर्ग और ये वर्ग इनको बड़ा ही विशेष अधिकार प्राप्त था, जबकि साधारण जनता के पास अधिकार नहीं थे। इनको कर देने के साथ साथ राजा को भी अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। परिणाम यह हुआ कि समाज में इस तीसरे वर्ग की स्थिति अधिक दयनीय होती चली गई। ये लोग गरीबी में आ गए, इनकी स्थिति बद से बदतर होती गई। अब जो फ्रांस की जो स्टेट्स जनरल स्टेट्स जनरल इसे सामान्यतः संसद के रूप में देखा जा सकता था। इनमें इन तीनों वर्ग की जो स्थिति थी अनुपात की वो इस प्रकार थी। प्रथम में 300 सदस्य होते थे, द्वितीय में 300 सदस्य होते थे और तृतीय में 600 सदस्य होते थे। ये स्ट्रक्चर थी। तो प्यारे बच्चों, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की संरचना कैसी थी हमने ये जानने की कोशिश की। अब इसी दौरान कुलीनों के विशेषाधिकार और पादरियों के विशेषाधिकार के विरुद्ध समाज में एक नया वर्ग का उदय हुआ और उस नए वर्ग का नाम था मध्यम वर्ग। इस मध्यम वर्ग के अंतर्गत व्यापारी लोग शामिल थे जो शिक्षित थे। इनका मानना था कि लोगों को उनकी विशेषाधिकार के आधार पर, उनकी वर्ग के आधार पर कोई पद न दिया जाए, बल्कि लोगों की योग्यता के आधार पर उन्हें पद सौंपे जाए। तो ये एक तरीके से इन कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के विरोध में खड़े हो गए और इन लोगों में विचारक शामिल थे, जैसे कुछ नाम रूसो है, लॉक है, मॉन्टेस्क्यू है, वोल्टेयर है, दांते है, इनको हम आगे पढ़ेंगे। तो इस मध्यम वर्ग का उदय भी दिखाई देता है। अब आगे चलते हैं फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। अब देखते हैं प्यारे बच्चों कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे होती है। तो फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन था। फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन था और इस वंश के 16वां शासक जो लुई 16वां फ्रांस का राजा था। लुई 16वां फ्रांस का राजा था। यह वंश के अधीन जितने भी राजा हुए वे दैवी अधिकार में विश्वास रखते थे। दैवी अधिकार का सिद्धांत क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दैवी अधिकार का मतलब है कि राजा अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जो हम कर रहे हैं वही सब कुछ सही है और प्रजा का राजा की प्रत्येक आज्ञा का मानना उनके लिए जरूरी है। यदि वे प्रजा जो राजा की आज्ञा का पालन न करें तो उन्हें लगता है कि हम नरक में जाएंगे, हम धर्म के खिलाफ हो रहे हैं। तो इसलिए धर्म के आधार पर इन्होंने अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली थी और स्थिति मजबूत करने के कारण यह जो है तानाशाही की ओर चले गए, यह निरंकुश होते चले गए और इनकी शासन व्यवस्था जो है स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता से भरी पड़ी थी। अब स्थिति देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत से के बारे में, उनके कारणों के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। किसी भी क्रांति की शुरुआत अनेक कारणों से होती है, कोई एक कारण नहीं होता है। उसको हम अलग अलग पॉइंट के रूप में देखते हैं, लेकिन मोटे तौर पे अभी देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत
14 जुलाई 1789 ईस्वी को पेरिस के बास्तिल दुर्ग मतलब किला, 14 जुलाई 1789 को पेरिस के बास्तिल दुर्ग के पतन के बाद फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। और इस क्रांति में राजा के शासन लुई 16वें के शासन का अंत कर दिया गया था। तो यहां हमने देख ली फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत, यानी उस समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को हुई और बास्तिल दुर्ग के पतन के साथ फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। इसीलिए फ्रांस में 14 जुलाई को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के बारे में चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे कि फ्रांस की क्रांति क्यों शुरू हुई, इस क्रांति के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इन प्रमुख कारणों को हम क्रमिक रूप में आज चर्चा कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण हो सकते हैं। अब इन कारणों में सामाजिक कारण भी है, धार्मिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, दार्शनिकों का प्रभाव भी है, तात्कालिक कारण भी है। अब इन कारणों में सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण की बात करें तो प्यारे बच्चों, समाज की स्थिति जो है कई वर्गों में दिखाई दे रही थी। समाज की जो संरचना थी कई वर्गों में दिखाई दे रही थी। जो साधारण वर्ग था, जिसे हम तृतीय स्टेट के रूप में देखते थे, साधारण वर्ग के अंतर्गत किसान, मजदूर, छोटे छोटे व्यापारी आदि शामिल थे। इनकी आबादी लगभग 75 से 80% थी। इनको विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। तमाम प्रकार के कर इन्हीं को चुकाना पड़ता था और यह पादरियों और कुलीन वर्ग के हमेशा शोषण के शिकार हो रहे थे। तो इन साधारण वर्ग में जो असंतोष की भावना दिखाई दे रही थी, वह एक प्रमुख कारण थी जो क्रांति को जन्म दी। तो प्यारे बच्चों, साधारण वर्ग एक तरीके से सामाजिक वर्ग के अंतर्गत, सामाजिक कारण के अंतर्गत देख सकते हैं। दूसरा है सशक्त होता मध्यम वर्ग। सशक्त मतलब मजबूत होना, और मध्यम वर्ग एक नए वर्ग का उदय हो रहा था, जिसमें व्यापारी जो ऊन और रेशम का व्यापार किया करते थे, और यह शिक्षित वर्ग के लोग थे। इन वर्गों में अनेक विचारक भी हुए, और इन विचारकों के में जो प्रमुख नाम है वह रूसो है, वॉल्टेयर है, मॉन्टेस्क्यू है, लॉक है, दांते है। ये प्रमुख विचारक हैं। ये मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते थे, और इन विचारकों ने विशेष अधिकारों का विरोध किया, और इनका मानना था कि योग्यता के आधार पर किसी को पद मिलनी चाहिए। तो इन विचारकों ने अनेक रचनाएं भी लिखी, और उन रचनाओं के माध्यम से लोग क्रांति की ओर प्रेरित भी हुए थे। इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। अब अगला पॉइंट है किसानों एवं कामगारों की दयनीय स्थिति। प्यारे बच्चों, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस में भयानक अकाल पड़ा। लोग अकाल से बहुत पीड़ित थे और उनकी स्थिति दयनीय होती चली गई। तब भी राजा जो है अनेक प्रकार के कर उनके ऊपर आरोपित करता, और करों को बड़ी सख्ती से वसूल की जाती। इस तरीके से किसान एवं कामगारों की स्थिति जो है
समाज में अधिक दयनीय होती चली गई और उनके मन में असंतोष की भावना बढ़ने लगी, जो उन्हें क्रांति की ओर प्रेरित कर रही थी। तो इनको हम सामाजिक कारण के रूप में देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सामाजिक कारण के अलावा कुछ और कारण है, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सामाजिक कारण के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है वह राजनीतिक कारक है। अब राजनीतिक कारण ऐसे कौन कौन थे, उनके बारे में हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो राजनीतिक कारण के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, जो फ्रांस की शासन व्यवस्था थी दोषपूर्ण थी। अब दोषपूर्ण कैसे थी? फ्रांस जो है 40 प्रांतों में बटा हुआ था और इन सभी प्रांतों के अपने अलग अलग रीति रिवाज थे। तो ऐसे में फ्रांस की शासन व्यवस्था को संभालना एक बड़ी चुनौती थी, एक कठिनाई थी। ऐसे में वहां पर न्याय व्यवस्था भी सही नहीं थी, न्याय व्यवस्था भी वहां की दोषपूर्ण थी, लोगों को न्याय नहीं मिलते थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो वहां की शासन व्यवस्था में अनेक दोष थे, जिसके कारण लोगों के अंदर राजा के विरुद्ध फ्रांस की क्रांति के लिए एक प्रेरणा मिलने लगी। दूसरा पॉइंट हम देखें, शासकों की तानाशाही। फ्रांस के राजा लुई 16वां या उनसे पहले जितने भी लुई शासक हुए, ये लोग अपने को दैवी अधिकार के रूप में प्रकट कर रहे थे, अपने को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में दिखा रहे थे और ऐसा मानना था कि इनकी आज्ञा और इनकी आदेश को मानना सभी के लिए जरूरी था। शासकों की तानाशाही इस कदर बढ़ गई थी कि इनकी जो लुई 16वां की जो पत्नी थी वह भी राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दी थी और तानाशाही शासन व्यवस्था से जो साधारण जनता थी वह बहुत अत्यधिक परेशान थी और उनकी स्थिति में राजा के विरुद्ध विद्रोह करने की भावना भड़कने लगी थी। राजा द्वारा फिजूल खर्ची, कुलीन और पादरियों को तो कोई कर देना नहीं पड़ता और सारे कर का बोझ साधारण जनता पर थी। साधारण जनता से लिए गए करों की फिजूल खर्ची राजा और उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा किए जाते थे। जब फ्रांस में अकाल पड़ा तो अकाल के दौरान स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई कि जो रानी थी, जब वह सवारी कर रही थी तो उनके पीछे भीड़ जनता की दौड़ रही थी और उनसे रोटियां मांग रही थी और रानी का यही जवाब आया कि रोटी नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, केक खा लो। यानी इस कथन का मतलब ये समझ में आया कि रानी को और राजा को जनता के बारे में, प्रजा के बारे में, साधारण जनता के बारे में उनकी स्थिति ज्ञात नहीं थी, उनकी स्थिति के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्हें लगा कि जनता जो है अपने हाल पर खुश है, वह मस्त है, तो रोटी की जरूरत क्या है, वह केक ही खा ले। लेकिन स्थिति तो कुछ और थी, जनता भूखे मर रही थी, तो जिसके पास रोटी नहीं तो केक क्या खाएगा। तो राजा और राज दरबार के द्वारा जनता की उपेक्षा कर देना, जनता की ओर ध्यान न देना, ये एक बड़ी दोषपूर्ण नीति थी, जिससे फ्रांस में क्रांति के लिए बिगुल बजा रही थी। चौथा पॉइंट देखें, अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम। प्यारे बच्चों, 1776 ईस्वी में अमेरिका में एक स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई और अमेरिका जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ, क्योंकि अमेरिका में यूरोपीय देशों का उपनिवेश था, ज्यादातर इंग्लैंड का उपनिवेश था और वहां के रेड इंडियन जो मूल वहां की जातियां थी, उन लोगों ने उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 1776 ईस्वी में अमेरिका एक स्वतंत्र
देश के रूप में उभर कर सामने आया। तो प्यारे बच्चों, जो अमेरिका की स्वाधीनता संग्राम थी, तो इस स्वाधीनता संग्राम ने फ्रांस की जनता को प्रेरित करने का काम किया। फ्रांस की जनता को भी लगने लगा कि अमेरिकियों की तरह हम भी राजा की शासन से मुक्त हो सकते हैं, राजा की तख्त को पलट सकते हैं। तो एक कारण ये भी देखा जा सकता है। उच्च वर्गों के लिए विशेषाधिकार, जैसा कि हमने बात किया कि पादरियों और कुलीनों को विशेष अधिकार प्राप्त थे और सारे कर के बोझ जनता के ऊपर, साधारण जनता के ऊपर आरोपित कर दिए जाते थे। तो इन उच्च वर्गों के लिए जो विशेषाधिकार थे, इनके विशेषाधिकार के विरुद्ध साधारण जनता के मन में एक विद्रोह की भावना भड़कने लगी थी। उसके अलावा लोगों के अंदर स्वतंत्रता की चाह भी उत्पन्न होने लगी थी। लोग जो है अपने को स्वतंत्र रूप से देखना चाहते थे। लोग जो है अपने अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते थे। ऐसी स्थिति में राजा के तख्त को पलटना जरूरी था, इसलिए एक कारण ये भी देखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये राजनीतिक कारण हुए। अब आगे हम बात करेंगे धार्मिक कारण। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने राजनीतिक कारण की बात की। अब तीसरा धार्मिक कारण के रूप में हम कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे धार्मिक कारण थे जो फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिए। इन धार्मिक कारणों में जो पहला बिंदु है, धार्मिक स्वतंत्रता की कमी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि फ्रांस में जिन धर्म के लोग मानने वाले थे, उनमें रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और यहूदी, इन धर्म के मानने वाले लोग थे। इन कैथोलिक लोगों का प्रभाव अधिक था। फ्रांस में धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव था। लोग खुली तौर पर किसी भी धर्म के लिए अपने कार्य नहीं कर सकते थे, क्योंकि रोमन कैथोलिक के प्रभाव के कारण इनकी उपेक्षा की गई। प्रोटेस्टेंट और यहूदियों की उपेक्षा की गई। इन्हें अनेक धार्मिक स्वतंत्रताओं से वंचित कर दिया गया और इसीलिए इनके मन में विद्रोह की भावना भड़कने लगी थी। अब दूसरा पॉइंट जो है, पादरियों में भ्रष्टाचार। जैसा कि पादरी जो है, उनकी वार्षिक जो आय थी बहुत अधिक थी, करोड़ों में उनकी वार्षिक आय थी और उसका वह लोग भोग विलासिता में खर्च करते थे। तो साधारण जनता की करों का दोषपूर्ण तरीके से खर्च करना सामान्य जनता में एक तरीके से आक्रोश की भावना भड़काने लगी थी। तो पादरियों में भ्रष्टाचार बुरी तरह फैल गई थी। अब बात करें आर्थिक कारण की। चौथा जो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में जिन तथ्यों के बारे में बात करेंगे, उन तथ्यों को प्रत्येक कर करके देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब इन तथ्यों में पहला है अमेरिका को सहायता। क्योंकि अमेरिका में इंग्लैंड का उपनिवेश था और यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हमेशा तनाव की स्थिति उत्पन्न रहा करती थी। तो जब अमेरिका के लोगों ने इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, तब फ्रांस ने इंग्लैंड से बदला लेने के लिए अमेरिकियों को आर्थिक सहायता प्रदान की, जिससे राजकोष जो है खाली हुआ। एक कारण ये भी आर्थिक कारण के रूप में देखा जा सकता है। अन्यायपूर्ण कर प्रणाली। जो फ्रांस की कर प्रणाली थी, उस कर प्रणाली के अंतर्गत कुलीन और पादरियों को करों से छूट प्रदान की गई थी, जबकि साधारण जनता पर अनेक प्रकार की कर आरोपित कर दिए जाते थे, अनेक प्रकार के कर को थोप दिए जाते थे, जिससे फ्रांस में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। 1788 ईस्वी का अकाल। फ्रांस में अकाल पड़ा, लोगों की स्थिति दयनीय होने लगी और कुलीनों को विशेषाधिकार प्राप्त था। तो भूखमरी के कारण फ्रांस की साधारण जनता ने विद्रोह किया कुलीनों के विरुद्ध और कुलीनों
कुलीनों की अनाज की मंडी और दुकानों को लूट लिया। तो इन कुलीनों के विरुद्ध जब विद्रोह हुआ तो सेनाएं भेज दी गई और सेनाओं ने इन साधारण जनता के ऊपर अत्याचार किया, जो एक क्रांति का प्रमुख कारण बना। बढ़ती महंगाई, अकाल पड़ने के कारण महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी और स्थिति इतनी खराब हो गई कि फ्रांस की साधारण जनता भूखे मर रही थी। तो ये आर्थिक कारण के रूप में इनको हम देख सकते हैं। अब पांचवा जो है बच्चों, दार्शनिकों का प्रभाव। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है फ्रांस की क्रांति में। अब कैसे? जैसा कि हमने बताया कि मध्यम वर्ग का उदय हुआ और वो शिक्षित वर्ग के लोगों का समाज था। तो इन मध्यम वर्गों में जिन दार्शनिकों ने अपने प्रभाव लोगों के ऊपर दिए, लोगों ने उनसे प्रेरणा ली, उन दार्शनिकों के नाम क्रमशः ये है। जैसे पहला है जीन जैक्स रूसो, दूसरा है मॉन्टेस्क्यू, तीसरा है वॉल्टेयर। इन दार्शनिकों का प्रभाव फ्रांस की जनता पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और इन दार्शनिकों के प्रभाव से फ्रांस की जनता में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पनपने लगी और लोग स्वतंत्र होने के लिए राजा को सत्ता से बेदखल करने के लिए हर चरण पर प्रयास करना शुरू कर दिया। जीन जैक्स रूसो, इनका मानना था कि जनता की भावना के अनुसार राज्य को कार्य करना चाहिए। जब तक जनता की इच्छा के अनुसार राजा कार्य नहीं करेगा तो वह शासन व्यवस्था दोषपूर्ण शासन व्यवस्था कही जाएगी। तो रूसो ने एक रचना लिखी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका हिंदी होता है सामाजिक समझौता। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने बात की कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसको देखते हुए राजा को काम करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि लोगों के अधिकार जो है वह उनके पास से मौजूद नहीं है, उनके अधिकार और स्वतंत्रताएं उनसे छीन ली गई है और एक तरीके से वह बंधे हुए लोग हैं। तो उन्होंने सामान्य इच्छा की बात की, जनरल विल। लोग जो हैं समझौते के आधार पर अपना एक चुनाव करें, एक शासक का चुनाव करें और वही संप्रभु शासक होगा, वही सर्वोच्च निर्णय लेगा जो जनता की भावना को ध्यान में रख करके होगा। तो ये बात है। दूसरा है मॉन्टेस्क्यू ने एक रचना लिखी जिसका नाम था स्पिरिट ऑफ लॉ। इसका हिंदी होगा कानून की आत्मा। मॉन्टेस्क्यू जो है वह दैवी अधिकारों का विरोध करता था। वह नहीं चाहता था कि राजा जो है वह दैवी अधिकारों के सिद्धांत का पालन करे और अपने को ईश्वर की प्रतिनिधि के रूप में दिखाने की कोशिश करे। तो इसलिए मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि कानून जो है, कानून की आत्मा नामक किताब को उन्होंने दर्शाने की कि संविधान और कानून के अनुसार किसी भी देश का शासन चलाया जा सकता है और लोगों को संविधान के अनुसार उनके अधिकार मिल सकते हैं। वॉल्टेयर, इन्होंने लेटर्स ऑन इंग्लिश नामक रचना की। इन्होंने भी राजा का विरोध किया, उनकी जो निरंकुश शासन व्यवस्था थी उनका विरोध किया और इस तरीके से इन दार्शनिकों की रचनाओं ने पूरे समाज के लोगों को जागृत करने का काम किया और इनकी रचनाओं ने लोगों को इस कदर प्रभावित किया कि लोग अपनी स्वतंत्रता की चाह में राजा के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए अब आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे ताकि उन्हें अपनी स्वतंत्रताएं और समानताएं मिल सके। तो इनका प्रभाव सबसे अधिक देखा जा सकता है।
तो ये तो प्रमुख कारण हुए, लेकिन क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, तात्कालिक कारण की बात कर लेते हैं। तात्कालिक कारण ये है कि जब अकाल पड़े थे तो राजकोष ऐसे में रिक्त हो गया, खाली हो गया, और राजकोष को भरने के लिए और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए राजा ने साधारण जनता पर नए करों को आरोपित करने का फैसला लिया, नए कर लगाने का फैसला लिया। लेकिन पार्लेमा, जो पेरिस का उच्च न्यायालय था, पार्लेमा ने इसकी मनाही करी, इस पर रोक लगाई। तब राजा जो है वह विदेशी सैनिकों की सहायता से लोगों को कुचलना चाहता था, क्योंकि लोगों ने राजा के विरुद्ध विद्रोह करने की नीति अपना ली थी। लुई 16वां के विरुद्ध जनता में एक अफवाह फैली, र्यूमर उड़ा कि लुई 16वां जो है विदेशी सैनिकों की मदद से यहां पर विद्रोह को दबाना चाहता है। तब ऐसी स्थिति में इन विद्रोहियों ने पेरिस की जो हृदय के रूप में देखा जाता था, जिसका नाम था बास्तिल का किला, बास्तिल दुर्ग, यह दुर्ग अन्याय का प्रतीक था। यहां पर लोगों को न्याय नहीं मिलता था। तो लोगों ने, पेरिस की जनता ने मिराबो की अध्यक्षता में, मिराबो के नेतृत्व में बास्तिल के दुर्ग पर 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हमला कर दिया। बास्तिल के दुर्ग का फाटक तोड़ दिया गया और कैदियों को छुड़ा लिया गया और बास्तिल के दुर्ग का पतन हुआ। इतिहास में इस घटना को बास्तिल दुर्ग का पतन के नाम से जाना जाता है और यही घटना जो है फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण बना और 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हो गई। और फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हो गई, इसी तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति के कारण के बारे में चर्चाएं की। अब हम आगे बात करेंगे फ्रांस की क्रांति के प्रमुख घटनाक्रम क्या थे और फ्रांस की क्रांति के प्रभाव क्या हुए और फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस की शासन व्यवस्था कैसी थी और नेपोलियन का उदय कैसे हुआ, इस बारे में चर्चा करेंगे। तब आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।